हेलो गाइस, वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, उनके कारण, उनके मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये वीडियो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आखिर प्रदूषण क्या है। वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है, उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात आपको पता होगा कि सभी जीव अपनी वृद्धि एवं विकास तथा अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। संतुलित पर्यावरण से तात्पर्य एक ऐसे पर्यावरण से है जिसमें प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित होता है, परंतु कभी कभी मानवीय या अन्य कारणों से पर्यावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ जाता है अथवा पर्यावरण में हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। इस स्थिति में पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। पर्यावरण में इस अनचाहे परिवर्तन को ही प्रदूषण कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं प्रदूषण के प्रकार। वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण और पांचवा नाभिकीय प्रदूषण। इसको रेडियोधर्मिता प्रदूषण भी कहा जाता है। अब हम बारी बारी से आपको इन 5 प्रदूषणों के प्रकार, कारण और प्रभाव तथा उनको नियंत्रित करने के उपाय को बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जल प्रदूषण। जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार अनचाहे परिवर्तित कर देता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी योग्यता कम हो जाए, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। और जो वस्तुएं एवं पदार्थ जल की शुद्धता एवं गुणों को नष्ट करते हैं वे जल प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही जल स्वच्छ है। अब हम डिस्कस करते हैं जल प्रदूषण के कारण। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां जल प्रदूषण के कारण बनती हैं। जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुएं में लीकेज हो जाने से होने वाला तेल प्रदूषण, उद्योगों आदि द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोतों यथा नदियों एवं जलाशयों में बहाया जाना। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम व मैग्नीशियम के सल्फेट से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा औद्योगिक अपशिष्ट के जल में घुल जाने से होता है। समुद्री जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, पेट्रोलियम पदार्थों, हाइड्रोकार्बन इत्यादि के जल में घुलने से होता है। और ध्यान रखिएगा, भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अर्थात जिस भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हुई वह पानी स्वच्छ होता है और जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह पानी प्रदूषित होता है। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं। प्रदूषित जल से मानव में पोलियो, हैजा, पेचिस, पीलिया, वायरल फीवर, मियादी बुखार आदि बीमारियां फैलती हैं। दूषित जल को पीने से पशु पक्षियों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता होने से सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता,
जिससे जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। और ध्यान रखिएगा, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पारा युक्त जल पीने से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। प्रदूषित जल में शैवाल तेजी से प्रस्फुटित होने लगता है और कुछ विशेष प्रकार के पौधे को छोड़कर सारे नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जल प्रदूषण रोकथाम के उपाय। ध्यान रखिएगा, जल स्रोतों एवं समुद्र तटों की सफाई, जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, जल स्रोतों एवं समुद्र तटों की सफाई करना जरूरी है और जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता है। मिट्टी के कटाव की रोकथाम। कार्बनिक पदार्थों के निपटान से पहले उनका ऑक्सीकरण किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक पदार्थों के निपटान से पहले उनका ऑक्सीकरण करके भी हम लोग जल प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। घरों में पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन की गोलियां इस्तेमाल करके पानी को शुद्ध किया जा सकता है। समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो जल प्रदूषण के उत्पन्न खतरे के बारे में समाज को जागरूक बनाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय को अच्छे से पालन कर सकें। प्राकृतिक जल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने की तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने की तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि कचरे से हम लोग कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिसका उपयोग खेतों में, कृषि में की जाती है। प्रदूषित पानी को उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदूषित पानी को उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। हमें पानी में जल कुंभ भी लगाना चाहिए, जो प्रदूषित जल के उपचार में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें प्रदूषित जल से भारी धातुओं को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्यान रखिएगा, अगर पानी में जल कुंभ भी लगाया जाए तो वह प्रदूषित जल के उपचार में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रदूषित जल से भारी धातुओं को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कछुओं को नदियों एवं जलाशयों में छोड़ा जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कछुओं को नदी एवं जलाशयों में छोड़कर भी जल प्रदूषण को स्वच्छ बना सकते हैं। ऐसी मछलियों को जलाशय में छोड़ा जाना चाहिए जो मच्छरों के अंडे, लार्वा एवं जलीय खरपतवार का क्षरण करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण क्या है, अर्थात वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में अनचाहे परिवर्तन आ जाता है और यह जीव जंतु और पादपों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वायु गैसों का मिश्रण है और ये वायु में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिलने से वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और यह जीव जंतु और पादपों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जिन कारकों से वायु प्रदूषण होती है उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मानव जनित वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। मानव जनित वायु प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अर्थात NO एंड NO2, क्लोरीन C सह अमोनिया अर्थात NH3, कैडमियम, हाइड्रोकार्बन, तंबाकू का धुआं, धूल आदि प्रमुख मानव जनित वायु प्रदूषक हैं। अब बात कर लेते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं। वायु प्रदूषण के कारण है वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन, कृषि कार्य में कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी दवा का उपयोग, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, कूड़े कचरे का सड़ना एवं
नालियों की सफाई न होना, इससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। फर्नीचरों पर की जाने वाली पॉलिश और स्प्रे, पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलायक, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित आदि द्वारा निकलने वाली गैसें, ज्वालामुखी विस्फोट अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट में जलवाष्प और SO2 निकलते हैं। जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखाना आदि से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। आणविक संयंत्र से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण गैसों का रिसाव, ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि उर्वरक बनाती थी, उसमें MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी। और इसमें जो गैसों का रिसाव हुआ था, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था, उसके वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैली थी। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण से मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उसमें दमा, ब्रोंकाइटिस, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, आंखों में जलन, गले में दर्द, खांसी, हृदय रोग, उल्टी और जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषक एस्बेस्टोस धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को, पारा रक्त धराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र SO3 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NO होता है। वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अथवा वातावरण में फैले सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। वातस्फीति वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो कि फेफड़े को प्रभावित करती है। प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के रोकथाम। वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहर, पटरियों तथा रेल लाइनों के किनारे और उपलब्ध रिक्त भूमि पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल भी शुद्ध हो सके। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और लाभदायक उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। जीवाश्म ईंधनों अर्थात कोयला और पेट्रोलियम जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, उनका प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है और इससे भी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आसपास कम से कम प्रदूषण हो। घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, घरों में धुआं रहित अर्थात जिस ईंधन से धुआं नहीं निकलते हैं उस ईंधन को बढ़ावा देना चाहिए। पुराने वाहन के संचालन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाया जाए। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र लगा करके भी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पेट्रोल कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं।
वातावरण में चारों ओर फैली वह अवांछनीय ध्वनि जिससे जंतुओं को परेशानी होती है उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। शोर से मनुष्य में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है। और ध्यान रखिएगा, ध्वनि को प्रदूषित करने वाले कारक को ध्वनि प्रदूषक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल कहलाती है। अब हम आपको बताते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण का कारण ऊंची आवाज है या शोर है, चाहे वह किसी भी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। लाउड स्पीकरों एवं म्यूजिक सिस्टम से होने वाला शोर भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। कारखानों में मशीनों से होने वाला शोर, आतिशबाजी, मोटर वाहनों से होने वाला शोर, प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होता है तथा हानि भी कम होती है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है। प्राकृतिक क्रियाओं जैसे पत्तों की सरसराहट, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन वह प्राकृतिक प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होता है तथा हानि कम होता है उससे। खनन के कारण शोर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और ध्यान रखिएगा, पराध्वनिक जेट ओजोन परतों को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हमारे जीवन में बहुत तरह से पड़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता जब 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो लोगों की सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। दीर्घ अवधि तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय तक ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने से लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। उच्च शोर के कारण मनुष्यों को उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग, आंख की पुतलियों में खिंचाव, मानसिक तनाव व अल्सर जैसे रोग हो सकते हैं। समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल पर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर के पास अगर डीजे चल रहा हो तो घर में कंपन होने लगती है, इसलिए कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण भूख कम हो जाता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। इससे उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को हानि पहुंचती है, जिससे उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। बहरापन तो ध्वनि प्रदूषण का एक स्थूल पहलू अथवा परिणाम है। ध्यान रखिएगा, बहरापन ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत ही स्थूल पहलू परिणाम है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से आंख की पुतली बढ़ जाती है और दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण की वजह से भी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से रक्त का बहाव उल्टी दिशा में, डाइजेस्टिव ऑर्गन, त्वचा, दिमाग से होने लगता है और ध्यान रखिएगा मुंह भी सूख जाता है। सुपरसोनिक वायुयान सोनिक बूम के कारण होते हैं, जिसकी वजह से खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं तथा मकान को भी क्षति पहुंच सकती है। ध्यान रखिएगा, सुपरसोनिक वायुयान सोनिक बूम के कारण होता है, जिसकी वजह से खिड़कियों के शीशे तथा मकान को भी क्षति पहुंच सकती है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम को। आखिर कैसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं, अर्थात कंट्रोल कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण का रोकने का सबसे अच्छा उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है और वृक्ष अवरोधक का काम करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। शोर करने वाले पटाखों का प्रयोग कम कर देना चाहिए और रैली और धरना प्रदर्शन को शहरी सीमा में प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण को उसके उद्गम स्थान पर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली मशीनों में परिवर्तन करके या उनके विकल्प तैयार करके, जैसे शोर करने वाले पंखों में ब्लेड की संख्या बढ़ाकर उसके उद्गम स्थान पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात ध्वनि प्रदूषण को उसके उद्गम स्थान, अर्थात जहां से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है वहीं पे नियंत्रित किया जाना चाहिए। स्वर रहित दोपहिया चौपहिया वाहन बना देना चाहिए और जिन वाहनों में शोर रहित मशीन नहीं है उसमें साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। शोर करने वाली भारी वाहन का मार्ग बदलकर उन्हें शहरी सीमा से दूर रखा जाना चाहिए। सरकारी गाड़ियों पर हूटर्स और सायरन का प्रयोग कम कर देना चाहिए, अर्थात घटा देना चाहिए। शोर करने वाली मशीनों में तेल ग्रीस का प्रयोग करें। शोर करने वाली मशीनों को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर करके और मशीनों को पैड के ऊपर लगाकर भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उद्योगों को शहरी अथवा आवासीय बस्तियों के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि शहरी और आवासीय स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण कम फैले। और साइलेंसर युक्त जनरेटर का प्रयोग करना चाहिए। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग और समय समय पर उनकी जांच भी करनी चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की समय सीमा व ध्वनि स्तर का निर्धारण कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मृदा प्रदूषण कहते किसको है। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़े और जिससे मृदा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाए, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भूमि के विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है और मृदा को प्रदूषित करने वाले कारक को मृदा प्रदूषक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मृदा को दूषित करने वाला कारक को मृदा प्रदूषक कहते हैं। मृदा प्रदूषक के एग्जाम्पल जैसे कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशी पदार्थ, विषैली गैसें आदि प्रमुख मृदा प्रदूषक हैं। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण। कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन और प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती हैं, ये बहुत बड़ा मृदा प्रदूषण का कारण है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की थैलियां जो कि जमीन में दबकर नहीं गलती हैं, वो मृदा प्रदूषण का बहुत ही प्रमुख कारण है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा, घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिनका निपटान मिट्टी में कर दिया जाता है और वो गलने लायक नहीं होते और वो गल नहीं पाते हैं, ये मृदा प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और ध्यान रखिएगा, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता, जल भराव और लवणता मिट्टी को बांझ बना देती है। और ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित पशुचारण भी मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। और सबसे प्रमुख कारण है मृदा प्रदूषण का अम्ल वर्षा, जो कि वायु प्रदूषण के द्वारा अम्ल वर्षा होते हैं, वे मृदा प्रदूषण का बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण से मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जल तथा वायु प्रदूषण में भी मृदा प्रदूषण के कारण वृद्धि होती है। भूस्खलन से होने वाली हानियां भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव मुख्यतः पेड़ पौधों पर पड़ता है। इसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं।
पेड़ पौधे की कमी सजीवों के भोजन में भी कमी ला देती है, अर्थात आसपास के सभी जीवन चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। नर्वस डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, सांस की समस्या, ये सभी मृदा प्रदूषण के कारण इंसान पर दिखने वाले प्रभाव हैं। ध्यान रखिएगा, नर्वस डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, सांस की समस्या, ये सभी समस्या मृदा प्रदूषण के कारण ही इंसान पर दिखने वाले प्रभाव हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या कि मृदा प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कूड़े करकट के संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तापन की व्यवस्था करनी चाहिए। उचित वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन मृदा प्रदूषण का एक बहुत ही प्रमुख कारण है, इसे नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। औद्योगिक और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग मिट्टी के प्रदूषण को काफी कम कर सकता है। कीटनाशी, कवकनाशी एवं शाकनाशी आदि का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जहरीली और गैर अपमानजनक सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कल कारखानों से निकलने वाले सीवेज जल को मृदा पर पहुंचने से पहले उपचारित करना चाहिए, अर्थात उनको शुद्ध करके ही मिट्टी पे भेजना चाहिए। सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए और प्राकृतिक उर्वरकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए और प्राकृतिक उर्वरकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मृदा प्रदूषण के परिणाम के बारे में लोगों को शिक्षित कर मृदा प्रदूषण को रोकना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नाभिकीय प्रदूषण। आखिर नाभिकीय प्रदूषण क्या है, नाभिकीय प्रदूषण किसे कहते हैं? नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है, जिससे हवा, पानी या भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव प्रभावित हो सकते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है, जिससे हवा, पानी या भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव प्रभावित होते हैं। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय प्रदूषण के कारण। समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थों के रूप में नाभिकीय प्रदूषण होता है। चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त प्रदूषण भी नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण और परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। शुद्ध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण भी नाभिकीय प्रदूषण का एक कारण है। परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय हथियारों के बनने के दौरान निकले प्रदूषण, यूरेनियम, थोरियम आदि नाभिकीय प्रक्रिया में काम आने वाले तत्व हैं। इनके खनन के समय उत्पन्न प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अब हम बताते हैं आपको नाभिकीय प्रदूषण का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण अर्थात नाभिकीय प्रदूषण पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, खाद्य सामग्री आदि को प्रभावित करते हैं। नाभिकीय प्रदूषण डीएनए को नष्ट करते हैं तथा कंट्रैक्ट के ल्यूकेमिया जैसी बीमारी पैदा करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कर वर्षों में लकवे, बहरापन, गूंगापन आदि के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि हिरोशिमा पे परमाणु बम से अटैक हुआ था, वहां पे आज भी लकवे, बहरापन और गूंगापन आदि देखा जा सकता है। हड्डियों में विकृतियां, मंदबुद्धि भी रेडियोधर्मी विकिरणों से होती है। यदि पानी के साथ ये
मानव शरीर में चले जाए तो आमाशय में खराबी, जेनेटिक परिवर्तन आदि हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर नाभिकीय प्रदूषण पानी के साथ मानव के शरीर में चला जाए तो आमाशय में खराबी और जेनेटिक परिवर्तन आदि हो सकता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव क्षेत्र में आने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इससे त्वचा, खून की गुणवत्ता, हड्डियों में मौजूद मज्जा, सिर के बालों का झड़ना, शरीर में रक्त की कमी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नाभिकीय प्रदूषण के रोकथाम अर्थात नाभिकीय प्रदूषण को आखिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। रेडियोधर्मी तत्वों में खनन व उपयोग के समय कम से कम बिखराव करके भी नाभिकीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उच्च रेडियोधर्मिता वाले पदार्थों का समुद्र, नदी, जल आदि में विसर्जित न किया जाए। नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के परीक्षण पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए और रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों इत्यादि के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण और नाभिकीय कचरे का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडलीय एवं जलमंडलीय नाभिकीय उपयोग एवं परीक्षण पर प्रतिबंध एवं नियंत्रण लगाना चाहिए। इससे काफी हद तक नाभिकीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों को विकसित करना चाहिए और नाभिकीय प्रदूषकों को दबाने एवं भंडारण के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाना चाहिए। इससे भी हम लोग नाभिकीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण एवं कार्य एवं सुरक्षा उपायों पर पूरी देखभाल, नाभिकीय आपदाओं से बचने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन की तकनीक अपनाना चाहिए और इस तरह से नाभिकीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना जरूरी है। इसलिए आप सभी जहां भी रिक्त स्थान देखें वहां पे वृक्ष अवश्य लगाएं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सारे सवालों का जवाब अवश्य देंगे। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।